नमस्कार साथियों, मैं अनंत प्रकाश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्लोइंग वेज पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डीसी मोटर के बारे में, यानी कि डीसी मोटर के क्लासिफिकेशन के बारे में। मतलब कि डीसी मोटर कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये कहाँ-कहाँ प्रयोग की जाती है, इसका उपयोग क्या होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, डीसी मोटर के क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। यहाँ हमको बात करना है क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर। तो हेडिंग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर। अब जब हम डीसी मोटर के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वैसे तो स्टार्टिंग में जब हम बात करेंगे तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है परमानेंट मैग्नेट मोटर और दूसरी होती है नॉन परमानेंट मैग्नेट मोटर या आर्टिफिशियल मैग्नेट मोटर। परमानेंट और नॉन परमानेंट मैग्नेट मोटर की इन जनरल बात नहीं की जाती। हम जब बात करना शुरू करते हैं तो हम यहाँ से बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो लिखेंगे डीसी मोटर। डीसी मोटर और इसको हम टू पार्ट में क्लासिफाई कर देंगे। टू पार्ट में क्लासिफाई करेंगे तो हमको पहला पार्ट क्या मिलेगा? पहला पार्ट जो हमको मिलने वाला है ये मिल जाएगा सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर और दूसरी हमको मिल जाएगी सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। अब जब यहाँ पर हम बात करते हैं तो जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर होती है इसको हम फिर से क्लासिफाई नहीं करते हैं, लेकिन जब सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर की बात करते हैं हम तो इसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया जाता है। जब इसको क्लासिफाई करेंगे तो ये फिर से तीन प्रकार में क्लासिफाई हो जाएगी, जो कि हमको मिलेगी तीन प्रकार से। अब यहाँ जो पहला प्रकार हमको मिलेगा ये है सीरीज वाउंड डीसी मोटर और इसी को डीसी सीरीज मोटर भी कहा जाता है। और जब हम दूसरे की बात करेंगे तो इसको कहते हैं शंट वाउंड डीसी मोटर या इसी को डीसी शंट मोटर भी कहा जाता है। आगे जब हम बात करेंगे तो हमको मिलेगा कंपाउंड मोटर, कंपाउंड वाउंड डीसी मोटर। अब ये जो कंपाउंड वाउंड डीसी मोटर होती है इसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया जाता है टू टाइप्स में। एक मिलता है आपको शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर और दूसरा मिलता है आपको लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। और ये जो शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर होता है इसको हम दोनों को फर्दर फिर से क्लासिफाई करते हैं। और जब क्लासिफाई करते हैं तो हमको मिलता है कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंटली कंपाउंड मोटर। तो इसको जब हम क्लासिफाई करेंगे तो हमको फिर से दो मिल जाएगा। और जो दो मिलेगा क्या मिलेगा? पहला हमको जो मिलेगा यहाँ पर मिल जाएगा शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, कंपाउंड मोटर
और दूसरा मिल जाएगा लॉन्ग शंट, लॉन्ग शंट लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। अब ये जो शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर है, इसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया जाता है टू टाइप्स में, जो कि आपको मिलेगा, इन दोनों को क्लासिफाई किया जाएगा। जब इन दोनों को क्लासिफाई किया जाएगा तो आपको मिल जाएगा, ये दोनों क्लासिफाई होंगे, और जब क्लासिफाई करेंगे तो मिल जाएगा आपको डिफरेंटली और कम्युलेटिव, यानी कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, और दूसरा मिल जाएगा डिफरेंटली कंपाउंड मोटर, ये चीज मिल जाएगा। अब ये कम्युलेटिव कंपाउंड क्या होता है और डिफरेंटली कंपाउंड क्या होता है, इसके बारे में जब हम बात करेंगे, तो जब हम फील्ड मैग्नेट की बात कर रहे थे, यानी कि जो हम पोल बना रहे थे, पोल हम कुछ इस प्रकार से बना रहे थे, कुछ इस प्रकार से बना रहे थे, और ये तो हमारा मान लीजिए ये सीरीज बाइंडिंग है, और इसी में शंट बाइंडिंग भी कर दिया जाएगा, जो कि शंट बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न अधिक होते हैं। अब इस बाइंडिंग का ओरिएंटेशन जब हम देख रहे हैं, तो इसमें जो ISH जा रही है, ये कुछ ऐसे जा रही है, और जो सीरीज बाइंडिंग की हम बात कर रहे थे, तो सीरीज बाइंडिंग में जो करंट जाएगी ISC जाएगी। अब यहां से देखें तो इन दोनों के द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न किया जाएगा दोनों बाइंडिंग के द्वारा, तो ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। जब ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, तो इस प्रकार की मोटर को ही हम क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर कह देते हैं। मतलब ऐसी मोटर जहां पर फील्ड फ्लक्स एक दूसरे के सपोर्टिव नेचर में होता है या एक दूसरे का सपोर्ट करता है, तो उसको हम क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर कह देते हैं। लेकिन यहीं पर हम बात करें दूसरे फील्ड की, जो कि वो भी कुछ ऐसे ही बना रहेगा, बस अंतर ये हो जाएगा कि उसमें जो बाइंडिंग की जाएगी, वो बाइंडिंग अब अलग अलग डायरेक्शन में जाके आएगी, और उसमें जो करंट होगा, करंट प्रवाहित होगा, उसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो अब यहाँ पर हम बात करें तो ये तो हमको ISC मिल रहा है, लेकिन जब यहाँ हम बात करेंगे ISH की, तो यहाँ पर देखिए अब बाइंडिंग ओरिएंटेशन बदल गया। जो शंट फील्ड है उसका बाइंडिंग ओरिएंटेशन बदल गया। अब जब बाइंडिंग ओरिएंटेशन बदल गया, तो अब अगर इधर से ISH जाएगा, तो इन दोनों का जो फ्लक्स होगा एक दूसरे का विरोध करेगा। अब ये हम पता कैसे करेंगे कि इसमें फ्लक्स विरोध करेगा और इसमें फ्लक्स सपोर्ट करेगा? इसके लिए अगर हम थंब रूल के हिसाब से देखें, तो इसमें अगर करंट ये जो जा रही है, जब इसको हम कर्ल करेंगे, तो ये जो थंब हमारा होगा, तो नॉर्थ की डायरेक्शन को डिनोट करेगा, मतलब नॉर्थ इधर बनेगा, ये सीरीज फील्ड बाइंडिंग में। ऐसे ही इधर जब हम बात कर रहे हैं शंट फील्ड बाइंडिंग में, तो शंट फील्ड बाइंडिंग में जब हम अपनी अंगुलियों को कर्ल करेंगे, तो इसमें भी नॉर्थ इधर बनेगा। मतलब जब दोनों में नॉर्थ एक तरफ ही बन रहा है, तो दोनों की फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, इसलिए हमने इसको कह दिया क्यूमुलेटिव कंपाउंड। लेकिन जब यहाँ पर हम बात करेंगे, जब सीरीज फील्ड के लिए बात करेंगे, तो सीरीज फील्ड में तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो अंगुलियां हैं, ये जब कर्ल होंगी, तो अंगूठा हमारा, अंगुलियां मतलब करंट की डायरेक्शन में कर्ल होंगी, तो अंगूठा हमारा नॉर्थ की डायरेक्शन को शो करेगा, तो नॉर्थ तो हमारा इधर मिल जाएगा सीरीज फील्ड बाइंडिंग के लिए। इसके लिए नॉर्थ यहाँ पर मिलेगा,
लेकिन अगर हम इसकी बात करें, शंट फील्ड बाइंडिंग की बात करें, तो शंट फील्ड बाइंडिंग में करंट नीचे से जा रही है। जब नीचे की ओर से हम बात करेंगे, अंगुलियों को कर्ल करेंगे ऐसे, मतलब कि यहाँ अगर मैं करंट की डायरेक्शन दिखाऊं तो करंट यहाँ नीचे की ओर आ रही है, इस प्रकार से नीचे की ओर करंट आ रही है। तो जब करंट नीचे की ओर आ रही है तो कर्ल होती हुई अंगुलियां हमारी कुछ ऐसी दिखेंगी, मतलब इधर की ओर नॉर्थ बन जाएगा। मतलब कि इसमें जो हमको नॉर्थ मिलेगा, इस डायरेक्शन मिलेगा, इस बाइंडिंग का नॉर्थ इधर है और इस बाइंडिंग का नॉर्थ इधर है, मतलब कि इस बाइंडिंग का साउथ इधर होगा, इस बाइंडिंग का साउथ इधर होगा। और जब दोनों बाइंडिंग का साउथ एक तरफ हो गया तो अब ये क्या दोनों एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, या हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का अपोज करेंगे। जब दोनों एक दूसरे का अपोज करते हैं तो ऐसी मोटर को हम डिफरेंटली कंपाउंड मोटर कह देते हैं। तो ये तो बात रही हमारे क्लासिफिकेशन की। अब क्लासिफिकेशन के बाद अगर हम एक एक मोटर के बारे में बात करें तो हमको क्या मिलेगा। जब एक एक मोटर की अलग अलग बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि उसका जो फील्ड बाइंडिंग होता है कहाँ पर लगता है, और उसके लिए जो करंट का इक्वेशन मिलेगा, पावर का इक्वेशन मिलेगा, बैक ईएमएफ का इक्वेशन मिलेगा, वो क्या मिलेगा, तो उसके बारे में हम आइए देखते हैं जो चीजें हमको मिलेंगी। इसको अब हम हटाते हैं और आगे अब हम बात करेंगे मोटर की। और ये जो मोटर हमने अभी क्लासिफाई किया है, सभी मोटर के बारे में अलग अलग हम उनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस मोटर में क्या होता है और कौन सी मोटर क्या इक्वेशन देगी। अब हम अगर यहाँ पर बात करना चाहें तो हमको मिलेगा सबसे पहला सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। पहला सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। जब हम सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की बात करते हैं तो आपको थोड़ा कुछ याद आ रहा होगा कि इसी प्रकार का एक जनरेटर भी होता है जिसको सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहा गया है। जब सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की हम बात करेंगे, अगर हम इसके डायग्राम के बारे में बात करें तो डायग्राम जो इसका बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हो गया आपका आर्मेचर, आर्मेचर में लग गया आपका आर्मेचर के ऊपर हमने दिखा दिया कार्बन ब्रश। हालांकि जो कार्बन ब्रश होता है वो आर्मेचर के ऊपर नहीं होता है, वो होता है कम्यूटेटर के ऊपर। तो जो कम्यूटेटर होता है वो आर्मेचर के जस्ट आगे या पीछे रहता है। तो जब उसको हम देखेंगे तो कुछ इसी प्रकार से दिखेगा। तो ये हो गया। और इसका जो फील्ड होगा, फील्ड कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। चूंकि सेपरेटली एक्साइटेड है तो इसमें जो फील्ड लगेगा वो अलग से डीसी सप्लाई इसको देना पड़ेगा। ये हो गया डीसी सप्लाई और ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंट, और यहाँ जाएगा आई करंट जाएगा जिसको फील्ड करंट कहेंगे, तो ये IF हो जाएगा। और ये फील्ड रेजिस्टेंस है तो इसको हमने RF से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमको सप्लाई देनी होगी जो कि हम V सप्लाई देंगे। जब V सप्लाई देंगे तो हमको मिलेगा क्या, ये हमारी जो लोड करंट होगी यही आर्मेचर करंट IA के बराबर होगी। और यहाँ पर जब हम अंदर आएंगे तो अब इस मोटर के आर्मेचर में हमको मिलेगा क्या, आर्मेचर रेजिस्टेंस मिलेगा और बैक EMF मिलेगा। अब ये आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है इसको हम RA से डिनोट करते हैं और जो बैक EMF है इसको हम EB से डिनोट करते हैं। तो अब जब इसके लिए हम बात करेंगे, अगर डेफिनीशन की बात करेंगे तो डेफिनीशन हमको क्या मिलेगा, ऐसी मोटर जिसमें फील्ड बाइंडिंग को अलग से सप्लाई दे करके एक्साइट किया जाता है उसको सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर कहा जाता है। तो ये तो हो गया आपका सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की डेफिनेशन। लेकिन अब इसके आगे जब हम बात करेंगे करंट की, तो करंट आपको क्या मिलेगा। अगर हम करंट की बात करें तो यहाँ जो करंट आपको मिल रहा है ये
IA बराबर IL मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो करंट चलेगी, सप्लाई करंट जो चलेगी, वही करंट आर्मेचर में जाएगी। जब वही करंट आर्मेचर में जाएगी तो यहाँ आपको मिल जाएगा IA बराबर IL। लेकिन अब जब यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ जो टर्मिनल वोल्टेज हमको मिल रहा है, या टर्मिनल वोल्टेज नहीं, सप्लाई वोल्टेज बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम मोटर की बात कर रहे हैं। जब यहाँ सप्लाई वोल्टेज की हम बात करेंगे तो सप्लाई वोल्टेज हमको क्या मिलेगा, यहाँ अगर हम बात करें सप्लाई वोल्टेज, तो सप्लाई वोल्टेज हमको क्या मिलेगा, सप्लाई वोल्टेज अब हमको मिलेगा V बराबर EB प्लस IARA। अब यहां से अगर हम बैक ईएमएफ निकालना चाहें तो बैक ईएमएफ हमको क्या मिल जाएगा, ये तो हमारा सप्लाई वोल्टेज का इक्वेशन मिल गया, ये हमको मिला सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज का इक्वेशन मिलेगा कैसे, अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ केवीएल लगाएं तो केवीएल लगाने पर हमको मिलेगा क्या। अब जब हम केवीएल लगाएंगे और यहाँ देखेंगे तो हमें एक मिलेगा, अगर हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, केवीएल लगा रहे हैं, तो इस केवीएल के हिसाब से हमको क्या मिलेगा, यहाँ हम V से चलना शुरू करेंगे तो हमको V मिलेगा, माइनस इसके बाद चूंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अब माइनस ले रहे हैं, और ये आर्मेचर रेजिस्टेंस है तो ये हमको मिल जाएगा IARA। अब यहाँ पर जब आएंगे हम तो ये माइनस EB लिखेंगे, ये हो गया माइनस EB इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमको मिल गया EB प्लस IARA, और यही हमारा सप्लाई वोल्टेज के लिए इक्वेशन हो गया। अब अगर यहाँ से हम बैक ईएमएफ के लिए बात करना चाहें तो बैक ईएमएफ हमको क्या मिलेगा, बैक ईएमएफ हमको मिलेगा, बैक ईएमएफ हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ जब हम बात करेंगे तो अब इसी इक्वेशन में से अगर EB हम निकालें तो हमको क्या मिल जाएगा, EB इक्वल टू V माइनस IARA, और यही हमारा बैक ईएमएफ हो जाएगा। ये मिल गया बैक ईएमएफ। अब इस जनरेटर में अगर हम पावर की बात करेंगे तो पावर हमको क्या मिलेगा, एक तो हमारा इनपुट पावर होगा, इनपुट पावर का मतलब ये हुआ जो मोटर को हम पावर दे रहे हैं, या सप्लाई पावर भी इसको हम कह सकते हैं, और दूसरा होगा मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय आर्मेचर, मतलब लॉस करने के बाद जो आउटपुट पावर मोटर के द्वारा हमको मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। जब उसके बारे में बात करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, आइए देखते हैं। अब जब इसके बारे में हमको बात करना है तो हमको मिलेगा, सबसे पहले यहां पर हम देख ले रहे हैं इनपुट पावर, इनपुट पावर ऑफ मोटर, मोटर के इनपुट पावर की हम बात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इनपुट पावर का मतलब ये हुआ ये जो वोल्टेज है ये और ये जो करंट है ये, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई हम कर दें तो यहाँ से हमको मिल जाएगा इनपुट पावर, यानी कि P इनपुट इक्वल टू हमको मिल जाएगा V इंटू IL, और यही इनपुट पावर का हमारा इक्वेशन हो जाएगा ये। अब इसके बाद जब हम बात करेंगे तो आउटपुट पावर की बात करेंगे, और आउटपुट पावर की जब हम बात करेंगे तो ये मोटर का आर्मेचर है, जब इसको सप्लाई मिलेगी तो ये घूमेगा, और ये घूमेगा तो मैकेनिकल पावर डेवलप होगी। जब मैकेनिकल पावर डेवलप होगी तभी ये किसी जो इससे जोड़ा जाएगा या बेल्ट लगा के चलाया जाएगा तभी ये उसको चलाएगा, मतलब आउटपुट में जो पावर मिलेगी। तो अब जब हम इसकी बात करेंगे तो ये जो आउटपुट पावर मिलेगा, यहाँ जब सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई से जो करंट आ रही यहाँ IARA में जब आएगा तो आर्मेचर लॉस करेगा, ये आर्मेचर लॉस इस आउटपुट पावर को अगर जोड़ दिया जाए तो इनपुट पावर के बराबर हो जाएगा। अगर हम ये कहें कि हमको आउटपुट पावर चाहिए तो जो इनपुट पावर है हमारा, इनपुट पावर से आर्मेचर कॉपर लॉस को अगर हम घटा दें तो क्या हमको आउटपुट पावर नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा।
तो अब यहां से जब हम बात करेंगे आउटपुट पावर की, आउटपुट पावर, जब आउटपुट पावर की हम बात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा यहां से, पी आउटपुट इक्वल टू, यहां से हमको मिल जाएगा मोटर का बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट ऑफ मोटर। और यहाँ जब बैक ईएमएफ की हम बात करेंगे तो यहाँ से देखिए बैक ईएमएफ आपको क्या मिलेगा, बैक ईएमएफ यहाँ से आपको मिल जाएगा ईबी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए। यहाँ से उठा के ईबी का मान यहाँ रख दीजिए, जब यहाँ ईबी का मान रखेंगे तो आपको मिलेगा वी माइनस आई ए आर ए ब्रैकेट में इंटू आई ए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वी आई ए माइनस आई ए स्क्वायर आर ए। और ये जो आई ए लिखा हुआ है यही हमारा लोड करंट के बराबर भी है। तो अब यहाँ से जब हम बात करेंगे तो जो हमको आउटपुट पावर मिला, ये आउटपुट पावर किसके बराबर हो गया, जो इनपुट पावर है, इनपुट पावर में से आर्मेचर कॉपर लॉस यदि हम घटा दें तो हमको आउटपुट पावर मिल जाएगा। तो इसका मतलब अब हमको आउटपुट पावर भी मिल गया। आउटपुट पावर क्या मिला, ये है इनपुट पावर माइनस आर्मेचर कॉपर लॉस, जो कि बराबर हो जाएगा आउटपुट पावर के। ये आपको मिल गया आउटपुट पावर का इक्वेशन। अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि जो हमारा सेपरेटली एक्साइटेड मोटर होता है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो हम क्या कहेंगे, तो आइए चलिए अब इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। जब एप्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको एप्लीकेशन अब इसका मिलेगा, एप्लीकेशन ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। जब इसके एप्लीकेशन की हम बात करेंगे तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो हमको मिल जाएगा ये मिलेगा डीजल इलेक्ट्रिक शिप में। अब डीजल इलेक्ट्रिक शिप में इसका काम क्या होता है, जो डीजल इलेक्ट्रिक शिप होती है उसको चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब उसमें सप्लाई दी जाएगी और वो सप्लाई इस शिप को चलाएगी। दूसरे की जब हम बात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अब दूसरा हमको मिल जाएगा, इसका जो एप्लीकेशन होगा वो मिलेगा रोलिंग मिल्स में, रोलिंग मिल्स में। तीसरा इसका एप्लीकेशन क्या मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा पेपर मिल्स में। तो ये एप्लीकेशन हो गए सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के। अब इसके आगे हम बात करने वाले हैं सेल्फ एक्साइटेड मोटर की। तो जब सेल्फ एक्साइटेड मोटर की हम बात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि सेल्फ एक्साइटेड मोटर होती क्या है। तो सेल्फ एक्साइटेड मोटर की जब हम बात करेंगे तो हमको मिलेगा ऐसी मोटर जिसका फील्ड मोटर के द्वारा स्वतः एक्साइट किया जाता है, उसको सेल्फ एक्साइटेड मोटर कहा जाता है। अब जो सेल्फ एक्साइटेड मोटर होती है वो फर्दर क्लासीफाई हो जाता है। जब इसको आप क्लासीफाई करते हैं तो आपको सबसे पहली मोटर जो मिलती है सेल्फ एक्साइटेड में वो मिलती है सीरीज बाउंड मोटर या डीसी सीरीज मोटर। तो आइए अब हम बात करने वाले हैं सीरीज बाउंड मोटर की। तो यहाँ पर हेडिंग करेंगे, जो हमको दूसरी हेडिंग मिलेगी ये मिलेगी
सीरीज बाउंड डीसी मोटर। अब ये जो सीरीज बाउंड डीसी मोटर होती है, इसका अगर हम बात करें तो इसके नाम से ही हमको पता चलता है कि ऐसी मोटर जिसमें फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में लगी हुई है उसको हम सीरीज बाउंड डीसी मोटर कहेंगे। तो अगर इसका हम डायग्राम बनाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार से मिलेगा। कुछ इस प्रकार से डायग्राम हमको मिल जाएगा। ये प्लस माइनस V, इसी को हम कहेंगे सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज, क्योंकि मोटर को सप्लाई देनी पड़ती है तब मोटर चलती है। और ये हमारी सीरीज फील्ड बाइंडिंग है, तो इसके आर्मेचर को हम RSE से डिनोट कर देंगे। आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम RA से डिनोट करते हैं, और जो बैक EMF होता है उसको हम EB से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो मोटर में जो करंट आएगी, जब इसको हम लोड देंगे तो ये IL करंट आएगी, और यही IL करंट ISE के बराबर होगी, और यही ISE करंट IA के बराबर होगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके डेफिनीशन की, तो डेफिनीशन में आपको मिल जाएगा ऐसी डीसी सीरीज मोटर जिसमें फील्ड बाइंडिंग मोटर के आर्मेचर के सीरीज में लगी हुई होती है उसको हम डीसी सीरीज मोटर कहते हैं। डीसी सीरीज मोटर में लोड करंट सीरीज फील्ड या फील्ड करंट के बराबर होती है, तथा जो आपकी फील्ड करंट होती है वो आर्मेचर करंट के बराबर होती है। ये तो डेफिनीशन की बात हो गई। अब डेफिनीशन के आगे जब हम करंट के इक्वेशन की बात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? जब हम करंट की यहाँ बात करेंगे तो करंट हमको क्या मिलने वाला है? IL बराबर ISE बराबर IA मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ ये तीनों करंट बराबर मिलेंगी। जो RAC यहाँ लिखा गया है ये सीरीज फील्ड बाइंडिंग है। अब इसके आगे जब हम चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अब अगर यहाँ से देखें हम जो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज को अगर हम लिख के यहाँ से इसका बैक EMF निकालना चाहें तो हमको क्या मिलेगा? आइए ये लिखते हैं। अगर यहाँ से हम बात करें सप्लाई वोल्टेज अगर हम निकालना चाहें तो हमको क्या लगाए हुए हैं? V लगाए हुए हैं। लेकिन अब इस सप्लाई वोल्टेज के टर्म में अगर हम बैक EMF की बात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? बैक EMF की जब हम बात करेंगे तो हमको मिलेगा, यहाँ लिखेंगे बैक EMF। जब बैक EMF की बात हम करेंगे तो हमको मिलेगा, यहाँ जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमें मिलेगा V इक्वल टू EB माइनस EB प्लस मिलेगा, माइनस नहीं मिलेगा, IA RA प्लस RAC मिलेगा। अब अगर यहाँ से हम बैक EMF EB निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? EB इक्वल टू V माइनस IA RA प्लस RSE मिल जाएगा, और यही आपका बैक EMF के लिए इक्वेशन मिल गया, जो कि डीसी सीरीज के लिए बैक EMF का इक्वेशन होता है। अब इसके आगे जब हम बात करेंगे इनपुट पावर और आउटपुट पावर की, तो हमको पावर क्या मिलेगा? अगर हम यहाँ पर इनपुट पावर की बात करेंगे तो इनपुट पावर जो होगा वो हमको क्या मिलेगा? इनपुट पावर को हम P इन से डिनोट करते हैं, P इनपुट से, सॉरी P इन से नहीं, P इनपुट से। तो जब हम P इनपुट लिखेंगे इसका मतलब ये हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है ये और लोड करंट का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको सप्लाई पावर मिल जाएगी। मतलब V इंटू IL लिख दिए तो ये हमको सप्लाई पावर मिल गया। मतलब मोटर को जो हमारे द्वारा पावर सप्लाई की जाएगी वो पावर हमको मिल गई।
अब इसके आगे जब हम चलेंगे बात करेंगे तो इसके आगे हमको मिलेगा आउटपुट पावर, और आउटपुट पावर हमको कहां से मिलेगा? आउटपुट पावर हमको मिलेगा मोटर के आर्मेचर से, और मोटर का आर्मेचर जो है उसको जो पावर मिलेगी वो लॉस होने के बाद मिलेगी, यानी लॉसेस के बाद मिलेगी। और जब लॉसेस के बाद मिलेगी तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आप लिखेंगे आउटपुट पावर ऑफ सीरीज वाउंड मोटर। जब सीरीज वाउंड मोटर के आउटपुट पावर की बात आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ हम लिखेंगे P आउटपुट इक्वल टू, अब यहाँ EB है तो ये हो जाएगा EB इंटू IA हो जाएगा। और EB की अभी हमने बात किया था तो EB हमको क्या मिला था? EB हमको मिला था V माइनस IA RA प्लस RAC, ये इक्वेशन हमको मिला था। ये अब इसी के साथ में हमको मल्टीप्लाई करना है IA से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? VIA माइनस IA स्क्वायर RA प्लस RAC। RA और RAC को अगर हम अलग अलग कर दें तो हमको मिलेगा क्या? ये हो जाएगा माइनस IA स्क्वायर RAC। अब यहाँ से अगर हम बात करें ये चूंकि IA इक्वल टू IL है तो इस IA को हम IL लिख सकते हैं, और जब IL लिख देंगे तो ये हमारा हो गया इनपुट पावर, ये हो गया आर्मेचर कॉपर लॉस, और ये हो गया सीरीज फील्ड लॉस। तो यहाँ से हमको मिल गया ये आउटपुट पावर इन टर्म्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज। ये चीज मिल गया आपको पावर का इक्वेशन। अगर इसमें हम डिनोट करना चाहें तो ये हमारा है आउटपुट पावर, और ये हमारा है इनपुट पावर। ये हो गया आर्मेचर कॉपर लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस, और ये हो गया सीरीज फील्ड लॉस। तो इस प्रकार ये हमको मिल गया डीसी सीरीज मोटर के लिए पावर का इक्वेशन। अब पावर के इक्वेशन के बाद अगर हम बात करेंगे तो सीरीज मोटर के एप्लीकेशन की बात आएगी, और जब सीरीज मोटर के एप्लीकेशन की बात करेंगे तो इसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है। इसके जब हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, चूंकि इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है बहुत हाई होता है, तो इसको ऐसी जगहों पर प्रयोग किया जाता है जहां पर हमको हाई स्टार्टिंग टार्क की रिक्वायरमेंट होती है। हाई स्टार्टिंग टार्क के साथ साथ इसके पास एक प्रॉपर्टी और भी होती है, जैसे जैसे इसमें लोड बढ़ता जाता है तो इसका टार्क जो है वो भी बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब अब हम अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो हमको मिलेगा क्या? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन हम इसका कहाँ कहाँ करते हैं? पहला तो हमको मिल जाता है लोकोमोटिव। लोकोमोटिव का मतलब ये होता है ट्रैक्शन सिस्टम में। ट्रैक्शन सिस्टम का मतलब ये हुआ जैसे ट्रेन चलती है तो ट्रेन में यूज कर लिया जाता है। दूसरा इसका उपयोग क्या मिल जाएगा आपको? दूसरा उपयोग मिल जाता है आपको ट्रामवेज में। ट्रामवेज क्या होती है? ट्रामवेज होती है जो ट्रेन की जैसे ही सवारी ढोने का काम करती है, तो उसमें भी हम डीसी सीरीज मोटर का उपयोग कर लेते हैं। अगला एप्लीकेशन इसका क्या हो जाता है? ट्रॉली बसेस की। ट्रॉली बसेस क्या होती है? बस होती है जो इसी प्रकार की बस होती है, बस अंतर ये होता है
जो जनरल बस होती है ये सड़क पर जैसे हम देख रहे हैं चलती है, डीजल से चलती है, लेकिन जो ट्रॉली बस होती है ये भी सड़क पर ही चलती है, लेकिन उसमें जो मोटर लगी होती है चलाने के लिए वो सीरीज मोटर होती है, मतलब कि वो इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलती है या इलेक्ट्रिक पावर से चलता है, इसलिए हम उसको ट्रॉली बस कह देते हैं। अगला एग्जाम्पल आपको क्या मिल जाएगा, जो जहां इसका उपयोग करते हैं आप, इसका अगला उपयोग करते हैं आप क्रेन्स में। तो ये आपके हो गए डीसी सीरीज मोटर के एप्लीकेशन। इतना ये चीजें आपको जो बताई गई हैं अभी, ये सभी डीसी मोटर के बारे में बात किए हैं हम। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि टॉपिक समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि हमारे आगे आने वाले अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।